एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 24 दिसंबर। पहला टॉपिक है हमारा एडजॉर्नमेंट सीने डाई। तो रिसेंटली देखिए पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन था वो ख़त्म हुआ और दोनों हाउसेस को, लोकसभा और राज्यसभा को जो है एडजॉर्न कर दिया गया। ठीक है, तो एक तरह से जो शेड्यूल था तो उसके एक दिन पहले ही दोनों हाउसेस को एडजॉर्न कर दिया गया। ठीक है, तो एडजमेंट सीनेटाई का मतलब ये होता है कि जब किसी भी हाउस को, लोकसभा या राज्यसभा को सस्पेंड कर दिया जाता है बिना ये तय किए कि हम लोग अब कब जो है रीअसेंबली कब होगी, अब कब मिलेंगे। तो एक डेट जो है डिसाइड होने से पहले ही जो है हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है, तो उसी को हम एडजर्नमेंट सीने डाई बोलते हैं। तो देखिए इस विंटर सेशन में जो है 13 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए, 13 बिल जो है इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें से 11 बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो है पास किया जा चुका है। ठीक है, बात करते हैं एडजर्नमेंट सीने डाई के बारे में। देखिए जब हाउस जो होगा सस्पेंड कर दिया जाता है बिना ये तय किए कि कब हम लोग कब हाउसेस की जो असेंबली है रीअसेंबली कब होगी, तो उसी को एडजर्नमेंट सीने डाई बोलते हैं। इट मीन्स डिसमिसिंग ए सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन अनस्पेसिफिक पीरियड। तो यहाँ पे कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया जाता है कि कब ये हाउस असेंबली कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अथॉरिटी ऑफ एडजर्नमेंट सीने डाई जो होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। मीन्स जो ये पावर की ये चीज़ किया जाएगा, तो ये जो पावर होता है वो जो हाउस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, मीन्स जैसे लोकसभा में जो हमारे स्पीकर होते हैं वो, और उसी तरह राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं उनके पास ये पावर है कि वो एडजर्नमेंट सीने डाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं हाउस के, उनके पास ये पावर है कि वो सिटिंग के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, जो भी डेट तय किया जाएगा उस पर बुला सकते हैं, या मान लीजिए अगर हाउस को सस्पेंड कर दिया गया तो उसके बाद भी जो डेट डिसाइड की जाएगी उस पर बुला सकते हैं। ठीक है, या किसी भी, अगर मान लीजिए कि और अगर एडजर्नमेंट सीने डाई किया गया है तो किसी भी टाइम, एनी टाइम जो है हाउस की मीटिंग को बुलाया जा सकता है। ठीक है, असेंबली के लिए दोबारा कभी बुलाया सकता है। अगला हमारा टॉपिक है कर्नाटकाज एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन। देखिए बहुत अपोजिशन के बाद भी जो है, जो कर्नाटका का प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 है, ये असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बिल के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये बिल जो है ये फोर्स जो कन्वर्जन्स होते हैं, मीन जो धर्म का जो परिवर्तन करवाया जाता है फोर्सफुली, तो उसके ऊपर पाबंदी लगाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करवाया जा रहा है या फोर्सफुली करवाया जा रहा है, एल्यूरमेंट्स या फ्रॉड तरीके से, या शादी का झांसा दे के अगर करवा रहे हैं। ठीक है, कोअर्जन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए कन्वर्जन किया जा रहा है जो कि ज़ोर ज़बरदस्ती से किया जा रहा है, फोर्स तरीके से किया जा रहा है, या शादी करने के लिए जो फोर्स कन्वर्जन करवाया जा रहा है, तो यहाँ पे जो है इसलिए ये कर्नाटका में ये बिल जो है वो लेके आया गया है। अब इस बिल के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं। देखिए पहला है कि कैसे कंप्लेंट्स फाइल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो कंप्लेंट्स होगा वो कोई भी फैमिली मेम्बर्स जो है वो फाइल कर सकता है, जो जिस मेंबर का धर्म जो है कन्वर्ट किया गया है, तो उसके कोई भी फैमिली मेम्बर्स जो है वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन जो उस पर्सन से जुड़ा हुआ हो, जो भी उसका रिलेटिव हो। ठीक है, तो वो भी वो कंप्लेन फाइल कर सकता है, या कोई और पर्सन जो उसका दोस्त मित्र साथी हो वो भी ये कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकता है। अब बात करते हैं क्या पनिशमेंट है इसमें और क्या फाइन्स हैं। देखिए ये जो पनिशमेंट इसमें दी गई है कॉग्नाइजेबल है। ठीक है, और ये नॉन बेलेबल भी होगा। ठीक है, तो ये असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, सॉरी, संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, और ये नॉन बेलेबल होगा। एंड इट विल अट्रैक्ट अ जेल टर्म 3 to 5 years। तो यहाँ 3 से 5 साल तक की सज़ा तय की गई है, और 25,000 तक का जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा। उसके अलावा देखिए 3 साल से 10 साल तक का भी जो जेल है इसमें हो सकता है, या 50,000 तक का फाइन भी जो है लगाया सकता है अगर किसी माइनर को कन्वर्ट किया जा रहा है, या किसी महिला को कन्वर्ट किया जा रहा है, या SC ST कम्युनिटी से किसी पर्सन को अगर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, तो उन पे यहाँ पे पेनाल्टी भी ज़्यादा है, और जो जेल का टर्म है वो भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नॉर्मली देखिए 3 से 5 साल का सज़ा का प्रावधान है, लेकिन अगर किसी माइनर वुमेन या SC ST कम्युनिटी के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है तो यहाँ 3 से 10 साल की सज़ा हो सकती है, और 50,000 जुर्माना है। ठीक है, और जिसका धर्म कन्वर्ट करवाया गया है तो उसको 5 लाख का जो कंपनसेशन है उस विक्टिम को वो भी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए उड़ीसा जो था, उड़ीसा ऐसा पहला स्टेट था इंडिया का
उड़ीसा से पहला स्टेट था जिसने 1967 में ही ये लॉ लेके आया था ये, ठीक है। तो ये एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन जो है ये उड़ीसा में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट नाम से आया था 1967 में। उसके उसी साल जो है मध्य प्रदेश ने भी ये लॉ इनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले ये एक्ट लाने वाला जो था वो उड़ीसा था, याद रखिएगा। अब बात करते हैं फोर्सफुल जो कन्वर्जन, सॉरी जो विलफुल कन्वर्जन होता है, मीन्स जो अपने स्वेच्छा से कोई अगर अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उस समय क्या होगा। तो देखिए, जब जब लॉ फोर्स में आ जाएगा तो उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन है जो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो वो डीएम को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मीन्स 1 महीना पहले, 30 दिन पहले, यहाँ 30 दिन की टाइम पीरियड दिया गया है, तो 30 दिन पहले कम से कम उसको डीएम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ हम अपना जो धर्म है वो परिवर्तन करना चाहते हैं, ठीक है। और जो ये पर्सन जो है कन्वर्जन कर रहा है उसको 1 महीने की नोटिस देनी पड़ेगी एडवांस में, ठीक है। उसके बाद एक इंक्वायरी जो है कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है और पुलिस के द्वारा एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी और ये पता किया जाएगा कि रियल जो इंटेंट है कन्वर्जन का, जो मेन जो मकसद है, उद्देश्य है कन्वर्जन का, वो क्या है। तो ये जाँच के द्वारा जो है ये पता किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कोई बिना बताए ही अगर कन्वर्जन कर रहा है तो उसका जो कन्वर्जन है, उसका जो धर्म परिवर्तन है, उसको नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर यहाँ किया जा सकता है। ये लॉ में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो बात करते हैं जैसे मान लीजिए क्या और इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, नॉन इन्फॉर्मिंग अथॉरिटी विल कैरी अ प्रेजेंट टर्म ऑफ 6 मंथ्स। तो अगर मान लीजिए कि जिस अथॉरिटी ने इन्फॉर्म नहीं किया तो यहाँ पे 6 महीने से लेके 3 साल तक का इसमें प्रावधान किया गया, सज़ा दिया जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट दी जाएगी 6 से लेके 3 साल तक की, ठीक है। और जिस पर्सन को कन्वर्ट किया गया है उसके लिए 6 से 3 साल की सज़ा है अगर वो बिना बताए कन्वर्ट करता है तो। और जो पर्सन उसको कन्वर्ट करवा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए 1 साल से लेके 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, ठीक है, जो कन्वर्ट करवा रहा है। उसके बाद अगर देखिए अगर वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो फिर से उसको जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने, डीएम के सामने पेश होना पड़ेगा, उनके सामने जाना पड़ेगा और अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो पहचान है वो कंफर्म करनी पड़ेगी डीएम के सामने जाके, ठीक है। अब बात करें कि अगर बात मान लीजिए कन्वर्जन को वैलिड करार दिया जाता है, ये सारी प्रक्रिया हो गई, जाँच वाँच हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, उसमें उसके बाद क्या होगा। देखिए, कन्वर्जन के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो जो भी रेवेन्यू अथॉरिटीज़ वगैरह हैं या सोशल वेलफेयर, माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लासेस या जो भी और सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन सभी डिपार्टमेंट्स को जो डीएम होंगे वो इस कन्वर्जन के बारे में अवगत कराएंगे कि हाँ फला व्यक्ति ने जो है अपना धर्म परिवर्तन किया है। उसके बाद जो अथॉरिटीज़ होंगी वो उनके द्वारा जो नेसेसरी स्टेप्स वगैरह लिए जाने चाहिए वो लिए जाएंगे ताकि जैसे मान लीजिए कि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स या अदर जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो उसको दिए जा सकें। अब बात करें कि देखिए किन किन स्टेट्स में ये नियम हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सभी में जो है, ये सारे स्टेट्स में जो है ये कोई ना कोई लॉज हैं जो कि रिलीजियस कन्वर्जन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और उसके अलावा पेनाल्टीज़ भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। मॉनेटरी फाइन्स वगैरह जो है लगाए गए हैं, 5,000 से लेके 50,000 तक रुपए के फाइन्स हैं, ठीक है। और उसके अलावा 1 साल से लेके 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट भी है। और कहीं ना कहीं यहाँ अगर मान लीजिए अगर महिलाओं को या बच्चों को या जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं उनका अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है यहाँ और सख्त सख्त और कानून हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ और स्टेट्स जैसे मणिपुर भी है, ठीक है। तो मणिपुर भी जो है ऐसे कुछ लॉ जो है वो बना के रखा हुआ है। तो ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पहले से ऐसे लॉ मौजूद हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे पार्लियामेंट जो है ये हैंडल करेगा एंटी कन्वर्जन बिल को, कैसे हैंडल किया है। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ एंटी कन्वर्जन बिल्स। तो आज़ादी के बाद देखिए संसद के द्वारा जो है कई ऐसे बिल्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। लेकिन ये जो है इनेक्ट नहीं किया सका इनको, क्योंकि इनको मेजॉरिटी अप्रूवल नहीं मिला और इसीलिए ये लागू नहीं किए जा सके। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में हमें ये देखने को मिला कि फर्स्ट इंडियन कन्वर्जन रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल 1954 विच सॉट टू इन्फोर्स लाइसेंसिंग ऑफ मिशनरीज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कन्वर्जन। तो देखिए 1954 में ही ये बिल लाया गया था, आज़ादी के बाद ही, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद में जो है ये फर्स्ट इंडियन कन्वर्जन का रेगुलेशन एंड रजिस्ट्रेशन बिल जो है 1954 में लाया गया था। और ये कहा गया था कि जो भी कन्वर्जन होंगे उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। दिस वॉज फॉलोड बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ द बैकवर्ड कम्युनिटीज़ रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल। उसके बाद 1960 में ही, 4 साल बाद ही हमें ये देखने को मिलता है कि ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के लिए रिलीजियस प्रोटेक्शन बिल लेके आया जाता है, जिसका मेन ये रहता है कि चेकिंग कन्वर्जन ऑफ हिंदू टू नॉन इंडियन रिलीजन्स। तो मान लीजिए अगर कोई हिंदू धर्म से जो है धर्म परिवर्तन करके कोई नॉन इंडियन रिलीजन्स
में कन्वर्ट करता है, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जुडाइज़्म या ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म है, तो इन सारी रीजन्स में अगर कोई कन्वर्ट करता है तो ये उनके प्रोटेक्शन के लिए ये बिल लाया गया था। ठीक है, नॉन इंडियन रिलीजन्स में जैसे इस्लाम आता है, क्रिश्चियनिटी आता है, जुडाइज़्म आता है और ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म आता है। द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 1979 विच सॉट ऑफिशियल कर्ब्स ऑन इंटर रिलीजियस कन्वर्जन। देखिए, अगर इंटर रिलीजियस कन्वर्जन होता है तो उसके ऊपर ये कर्ब लगाता था, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 1979 में ये लेके आया गया था। तो उसके पहले भी कई हमें एक्ट्स देखने को मिल रहे हैं कि यही, ऐसा नहीं है कि यही पहला बिल है, इसके पहले भी कई बिल आ चुके हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इंटरफेथ मैरिजेस की। देखिए, इंडिया के पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। तो जो भी दो अलग कास्ट के लोग, दो अलग रिलीजन के लोग अगर विवाह करना चाहते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के थ्रू विवाह करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ ये है कि आपको अगर जो ऐसे लोग को अगर शादी करनी है तो उनको 30 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के यहाँ। ठीक है, अगर वो शादी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो उनको 30 दिन पहले ही मजिस्ट्रेट के यहाँ नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, व्हेन द पार्टीज आर फ्रॉम डिफरेंट फेथ, अगर दोनों पार्टी डिफरेंट फेथ्स या कम्युनिटीज़ या कास्ट से बिलोंग करती हैं तो एक पब्लिक नोटिस जो है जारी किया जाएगा। ठीक है, एंड हैज़ बीन अ ग्रेट सोर्स ऑफ डेंजर एंड हार्म फ्रॉम देयर फैमिली एंड कम्युनिटी मेंबर्स। तो इसी की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि जो नोटिस जारी किया जाता है तो उनका नाम आता है सामने, तो जो एक तरह से कम्युनिटी में जो है या फैमिली मेम्बर्स के बीच में जो है वो उन कपल्स के ऊपर खतरा हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली द ओनली ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द इंटरफेथ कपल्स इज़ फॉर वन ऑफ देम टू कन्वर्ट द रिलीजन ऑफ द अदर एंड गेट मैरिड। इसीलिए कहीं ना कहीं उनके पास यही एक ऑप्शन बचता है कि उसमें से दो, अगर अलग अलग धर्म के दोनों, तो दोनों में से कोई एक जो है वो अपना धर्म परिवर्तन करवा ले और उसके बाद फिर वो विवाह करें, तो उनको ये इस प्रक्रिया से जो है नहीं गुजरना पड़ेगा, तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनकी शादी हो गई। अब इस कानून के साथ क्या समस्याएं हैं देखते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं एंटी कन्वर्जन लॉ को जो है इस आधार पे भी चैलेंज किया गया है कि जो इनोसेंट लोग हैं उनको भी इस एक्ट के अंदर जो है बुक कर दिया जाता है, उनको भी इसके अंदर जो है पनिशमेंट वगैरह कर दी जाती है। उसके अलावा एक पैट्रियार्कल डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज़ वाइडली प्रेज्यूम दैट सच कन्वर्जन इन्वॉल्व कोअर्जन और डिसाइट एंड हेंस हिंदू वुमेन ऑट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डेंजर ऑफ कन्वर्जन। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि मान लीजिए किसी मुस्लिम या हिंदू में महिला में अगर शादी होती है तो हिंदू जो महिला होती है उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे हमें जो है डोमिनेंस भी देखने को मिलता है कि महिलाओं का ही धर्म परिवर्तन जो है वो करवाया जाता है। अब बात करते हैं टारगेटिंग माइनॉरिटीज़ की। दिस लॉ टारगेट मुस्लिम्स एंड कोटेड इंस्टेंट। कहीं ना कहीं जो लॉ है ये भी कहा जा रहा है क्रिटिक्स के द्वारा कि जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को जो है ये टारगेट करता है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे तो देखिए मेनली जो है एक फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस की यहाँ बात उठ के आती है। इट इज़ क्लियर दैट women are being treated in a paternalistic way which assumes that they need protection at the cost of their right to make reasoned decisions about changing faith or choosing a friend or life partner। तो महिलाओं को यह अधिकार होना चाहिए कि अपने लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकें, अपना रिलीजन चूज़ कर सकें। तो यहाँ जो फोर्सफुल कन्वर्जन होता है वो चीज़ गलत होती है। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस जो है वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए, वो उनका भी फंडामेंटल राइट है। अगला हमारा टॉपिक है केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। देखिए, जो ये केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये एक सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 स्टेशंस के बीच में 11 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये ट्रेन पास करेगी। ठीक है, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये ट्रेन चलेगी। और केरला में ये नॉर्थ के इलाके से, जो नॉर्थ केरला है कासरगोड से, तो कासरगोड से लेकर साउथ के इलाके यानी तिरुवनंतपुरम तक ये ट्रेन जाएगी। ठीक है, तो टोटल 529.45 किलोमीटर की जो लाइन है वो है ये, और जो कासरगोड को तिरुवनंतपुरम से जोड़ेगी, जिसमें करीब करीब जो है 11 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और 11 स्टेशंस बनाए गए हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसको के रेल नाम से भी जाना जाता है और केरला की सरकार के द्वारा और हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के द्वारा जो है इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जा रहा है। सिल्वर लाइन कॉरिडोर, इसको सिल्वर लाइन कॉरिडोर नाम से भी जानते हैं या केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। तो देखिए, जो डेडलाइन तय किया गया है केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा 2025 का डेडलाइन जो है तय किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को 2025 तक समाप्त कर दिया जाएगा। अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो ट्रेन्स होंगी वो इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट यानी ईएमयू टाइप की ट्रेन्स होंगी। ठीक है, जिसमें 9 डिब्बे से लेकर के 12 डिब्बे तक हो सकते हैं। और उसके अलावा एक मैक्सिमम कैपेसिटी जो होगी वो 675 पैसेंजर्स की होगी इन बिजनेस एंड स्टैंडर्ड क्लास सेटिंग्स। ठीक है, तो टोटल जो है 675 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है इसके पास। और जो मैक्सिमम स्पीड है वो 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है। ठीक है, और जो पटरी की चौड़ाई है वो स्टैंडर्ड चौड़ाई है, स्टैंडर्ड गॉज जो होता है ट्रैक का वो है।
और ये कहा जा रहा है कि 4 घंटे से कम में ही ये जो दूरी है वो तय कर लेगी टोटल, ठीक है। और हर 500 मीटर पे जो है एक अंडरपास जो है बनाया जाएगा विद सर्विस रोड्स के साथ में। उसके बाद देखिए अब क्या इस सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है उसकी ज़रूरत क्या है। तो पहले तो ये टाइम सेविंग होगा, ठीक है, कि अभी देखिए 12 घंटे का जो ये सफ़र है ये घट के 4 घंटे से भी कम में हो जाएगा, ठीक है। और ये ट्रेन जो है 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हैं, ठीक है, तो जो भी केरला में जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं तो वो फ्यूचर डिमांड को जो है मीट नहीं कर सकते, इसीलिए ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया है। उसके अलावा देखिए पहाड़ी इलाका होने की वजह से भी क्या होता है कि वहाँ ट्रेन जो है ज़्यादा तेज़ चल नहीं पाती है, 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर के आसपास वहाँ स्पीड मिलती है, ठीक है। और एक डी ट्रैफिकिंग देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद क्या होगा कि जो ट्रैवल होगा वो हमें अब फास्ट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं रोड्स पे जो जाम वगैरह होता है, कंजेशन होता है, वो उसमें कमी आएगी और एक्सीडेंट्स वगैरह भी जो है वो उसमें कमी हमको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्या कमियां हैं इसमें। तो देखिए जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह हैं वो अपना अलग अलग जो प्रोटेस्ट कर रही हैं इसको लेकर के, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि इसको बनाने के लिए बहुत कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से जो स्टेट है पहले ही डेप्ट में है और इसकी वजह से और डेप्ट में आ जाएगा। उसके अलावा जो फैमिलीज़ वगैरह हैं बहुत डिस्प्लेस, क्योंकि अगर जैसे पटरी अगर बनाना ही है, पटरी बिछाना है, तो जिनकी जो ज़मीन वगैरह है, कई लोग वहाँ जिनका घर वगैरह है उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो करीब 30,000 फैमिलीज़ जो हैं उसकी वजह से यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएंगी। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि एक इन्वामेंटल हार्म भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी वेटलैंड्स हैं यहाँ, पैडी फील्ड्स या हिल्स मौजूद हैं, तो ये उनको एक तरह से उनके बीच से जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी इन्वायरमेंट है उसको भी हार्म पहुँचाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्लड हज़ार्ड की बात की जा रही है। द बिल्डिंग ऑफ embankments on either side of the major portion of the line will block natural drainage। जो नेचुरल ड्रेनेज है वो यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्लड जो भारी बारिश होगी तो उसमें जो बाढ़ वगैरह का जो खतरा है वो बना रह सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिए जो अफ्रीकन चीता को इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, तो अभी जो उसको रोक दिया गया है। तो कुनू नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, पूरी तैयारी जो है हो चुकी थी कि अफ्रीकन चीतास को जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लेकिन ये कोविड-19 का जो वेरिएंट नया, इसको देखते हुए जो है ओमिक्रॉन है, तो इसको देखते हुए अब इसका जो एक तरह से जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा था अब इसको रोक दिया गया है। तो देखिए बात करते हैं चीता, लेपर्ड और जैगुआर लगभग देखने में सिमिलर लगते हैं ये, लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। जैसे पहला डिफरेंस तो इनके स्किन कलर में ही है। जो चीता होता है इसका देखेंगे तो आप यहाँ पे सॉलिड ब्लैक स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे जो लेपर्ड है, लेपर्ड में आपको स्मॉल डेंसली पैक्ड जो रोज टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगे इसके स्किन पे। और वहीं जो जैगुआर है, जैगुआर में आपको लार्ज रोजेट्स विथ सेंट्रल स्पॉट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट जो है कर सकते हैं। और उसके अलावा जो जैगुआर में आपको छोटी टेल देखने को मिलेगी इन कंपेरिजन टू लेपर्ड एंड चीता। अब बात देखते हैं एशियाटिक चीता के बारे में। तो देखो चीता जो है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है, सबसे तेज़ जो है लैंड पर दौड़ने वाला जो वो चीता ही है। तो इंडिया में 1952 से ही ये एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। IUCN की रेड लिस्ट जो है उसमें इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ईरान में जो है ये अभी सर्वाइव कर रहा है। उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डिसीजन चेंज कर दिया था कि ठीक है आप री इंट्रोड्यूस कर, पहले बैन लगा दिया गया था कि नहीं री इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट सही नहीं है, मतलब उनके लिए सूटेबल नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन बाद में जो है ये कब्स को जो है लिफ्ट कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे तो देखिए करीब 1990 में 400 चीता थे, ठीक है। और उसकी संख्या अब घट के 50-70 के आसपास हो गई है। तो इनका पोचिंग होता है, हंटिंग होता है, ठीक है। तो इनको इनकी तस्करी वगैरह होती है, इनको मार दिया जाता है या इनके स्किन वगैरह के लिए भी जो इनकी जान ले ली जाती है। इसलिए इनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। बात करें कि चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ही क्या है। देखिए रीइंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज कार्निवोरस हैव इंक्रीजिंगली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्ट्रेटजी टू कंजर्व थ्रेटेंड स्पीसीज। तो कार्निवोरस को रीइंट्रोड्यूस करने का मतलब कि जो भी स्पीसीज जो थ्रेटेंड हो चुकी हैं, जो ख़त्म होने के कगार पे हैं, उनको इकोसिस्टम के फंक्शन में जो है दोबारा से रिस्टोर किया जा सके, ठीक है। और जो चीता है इज़ द ओनली लार्ज कार्निवोरस दैट हैज़ बीन एक्सटिंक्टेड मेनली बाई ओवर हंटिंग इन इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स। तो देखिए चीता को उसके स्किन के लिए ज़्यादातर जो है बहुत हंट किया गया है इंडिया में। इंडिया नाउ हैज़ द इकोनॉमिक एबिलिटी टू कंसीडर रिस्टोरिंग to its lost natural heritage
फॉर एथिकल एज वेल एज इकोलॉजिकल रीजंस। तो चाहे वो एथिकल रीजंस की बात करें हम, चाहे इकोलॉजिकल रीजंस की बात करें, तो ज़रूरत है कि हाँ इनको दोबारा से रिस्टोर करने की आवश्यकता है। अब देखिए इस प्रोजेक्ट को क्यों हाल्ट किया गया था। तो कोर्ट वाज वरीड वेदर द अफ्रीकन चीता वुड फाइंड द सेंचुरी अ फेवरेबल क्लाइमेट। तो इससे कोर्ट को ये लगा कि जो ये चीता हैं क्या उनको इस यहाँ के क्लाइमेट में वो उनके लिए सूटेबल होगा, फेवरेबल होगा, क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा दोज हु चैलेंज द प्लान आर्गुड दैट द हैबिट्स ऑफ चीता नीडेड इज सपोर्ट ऑफ अ जेनेटिकली वायबल पॉपुलेशन। उसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर मान लीजिए अगर आपको चीता को यहाँ इंट्रोड्यूस करना है तो कम से कम और भी चीता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक अकेला एक ही चीता रहेगा तो कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो उसके जो और भी जो जेनेटिकली उसके सिमिलर लोग हैं वो भी वहाँ रहेंगे तभी वो सर्वाइव कर सकता है। तो कई जो है चीज़ें बताई गई थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिसाइल प्रलय। देखिए मिसाइल प्रलय जो है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सक्सेसफुली जो है इसका लॉन्च कंडक्ट किया गया। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, ठीक है। इसका नाम है प्रलय। इसमें देखिए सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर का यूज़ किया गया है और कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ भी जो है इसमें यूज़ की गई हैं। इसकी रेंज जो है वो 150 से 5 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। और एक मोबाइल की हेल्प से इसको लॉन्च किया जा सकता है। द मिसाइल गाइडेंस सिस्टम इंक्लूड स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड एवियोन्सेस। तो देखिए इसमें एक मिसाइल गाइडेंस सिस्टम लगा हुआ है और नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, तो सीधे अपने टारगेट को ही ये जाके हिट करेगा। अब देखिए बात करते हैं मेकिंग पंचायती राज सिस्टम मोर इफेक्टिव। देखिए पंचायती राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, इसको 73rd अमेंडमेंट यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और पार्ट 9 में, हमारे संविधान के पार्ट 9 में इसको इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जो है पंचायती राज और 74th अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो म्यूनिसिपैलिटी वगैरह ऐड किया गया था। देखिए पंचायती जो है हमारा लोकल गवर्नमेंट, ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में आता है और हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। अकॉर्डिंग पंचायती राज आज सेटअप बाय ऑपरेट टू द रिस्पेक्टिव स्टेट पंचायती राज एक्ट। तो हर स्टेट के अपने अपने जो पंचायती राज एक्ट्स हैं तो उसके द्वारा ही इनकी स्थापना की जाती है। ई ग्राम स्वराज, एक ई ग्राम स्वराज जो है एक यूज़र फ्रेंडली वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि मेनली एम करता है कि एक बेटर ट्रांसपेरेंसी वगैरह मेंटेन की जाए, ठीक है। एक तरीके से डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की जाए और विलेज के प्रोग्रेस वगैरह के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए वर्क किया जाए, ठीक है। तो विलेज के वेलफेयर के लिए ई ग्राम स्वराज एक वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके अलावा फॉर इंश्योरिंग टाइमली ऑडिट ऑफ पंचायत अकाउंट, और जो पंचायत अकाउंट्स हैं उसको टाइमली जो है ऑडिट किया जा सके, कितना पैसा रिसीव हुआ और कितना कहाँ पे खर्चा हुआ है, ठीक है। ऑडिट ऑनलाइन दिस एप्लीकेशन नॉट ओनली फैसिलिटेट्स द ऑडिटिंग ऑफ पंचायत अकाउंट्स बट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर मेंटेनिंग द ऑडिट रिकॉर्ड। तो एक तरह से ये जो पंचायत का जो अकाउंट है वो भी मेंटेन करेगा और ये रिकॉर्ड्स भी जो है वो अपने पास केप्ट रखेगा। This application streamline the process of audit inquiries, draft local audit report, draft audit paragraphs and thus ensure proper maintenance। तो एक ये प्रॉपर मेंटेनेंस जो है, जो भी पूरा लेखा जोखा है कि पंचायती राज पंचायत के द्वारा कितना पैसा जो है वो खर्च किया गया, कितना कहाँ किस हिसाब से इन्वेस्ट किया गया है, कैसे लगाया गया है, तो इस सब का जो लेखा जोखा है वो रखेगा, ठीक है। तो बात करते हैं पंचायती राज के बारे में। देखिए आर्टिकल 243 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्पावर करता है लेजिस्लेचर को, ठीक है, ताकि वो प्रोविजंस बना सकें, कानून नियम बना सकें। एक पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो उसके लिए जो भी कानून वगैरह है वो स्टेट आर्टिकल 243G का पावर यूज़ करके वो सभी स्टेट की काम कर सकते हैं। तो देखिए एक कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ अ वाइस चेयरमैन नीति आयोग फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। देखिए कमेटी का गठन किया गया था अंडर वाइस चेयरमैन, जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं, ताकि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को जो है रिकंस्ट्रक्ट जो है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके टू एड्रेस द चैलेंजेस फेस बाय द रूरल लोकल बॉडीज़। तो जो रूरल लोकल बॉडीज़ के द्वारा जो चैलेंजेस फेस किया जाता है तो उससे जो है निकलने के लिए एंड इंक्रीज फंड फ्लो टू ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में जो फंड का फ्लो है उसको बढ़ाया जा सके। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी रिवैम्प्ड सेंट्रल रिस्पॉन्डेंस स्कीम was prepared for strengthening the PRIs for period of 2018-19 and 2021। तो देखिए इसी के कमेटी के रिकमेंडेशन पर जो है ये कहा गया कि अब केंद्र सरकार जो है वो उसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेगी 2018-19 के पीरियड के लिए और 21 और 22 तक के पीरियड के लिए। देखिए चोलाज वर द पायोनियर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लोकल बॉडीज। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हिस्ट्री में हम चले जाएँ तो हम देखेंगे तो चोलाज में हमें एक लोकल बॉडी की जो गवर्नेंस है वो देखने को मिलती है,
ठीक है। ए वेल ऑर्गेनाइज हायकरी टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोक्सी प्लान। और जो भी उस टाइम में जो भी प्लान्स वगैरह बनाए जाते थे तो उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, कैसे नहीं किया जा रहा है, तो ये सब हमें जो चोला किंगडम था उसमें हमें देखने को मिलता था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।